आज की क्लास में हम लोग पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी यानी पीईटी स्कैन या पेट स्कैन के बारे में जानेंगे। पहले हमने इस क्रम में सीटी स्कैन देखा है, ईईजी, एमईजी देखा है। आज इसमें हमें पेट स्कैन देखना है। सीटी स्कैन जब डेवलप हुआ था उसके बाद अगला डेवलपमेंट इस क्षेत्र में पेट स्कैन का ही हुआ था। पेट स्कैन में एक जो मशीन होती है उसके अंदर पेशेंट को लेटा देते हैं और पेशेंट के सर के चारों तरफ एक जो पोर्शन होता है मशीन का, आप देखेंगे आगे वीडियो में, उसमें सब में सेंसर लगे होते हैं। पूरी तरह उस सर्कल में सेंसर लगे होते हैं और उन सेंसर का काम होता है शरीर से जो विकिरण निकल रही है, जो किरणें बाहर आ रही हैं ब्रेन से, उसको रिकॉर्ड करना, उसको डिटेक्ट करना, उसको पहचानना। तो अब बात आती है कि विकिरण शरीर से कहाँ निकलने लग रही है, कहाँ से आ रहा है ये। तो उसके लिए शरीर में एक सब्सटेंस डाला जाता है, एक केमिकल डाला जाता है, एक रेडियोधर्मी पदार्थ डाला जाता है इंजेक्शन के माध्यम से। जो इंजेक्शन आमतौर पे गले की जो मोटी नस होती है, गर्दन की, आपकी कैरोटिड आर्टरी जिसको बोलते हैं, उसमें लगाया जाता है। लेकिन और भी जगह पे लगाया जा सकता है। नॉर्मल जहां आप हाथ में भी नसों में इंजेक्शन दिया जाता है वहां भी लग सकता है। तो इसमें हम आमतौर पे क्या लगाते हैं, 2-डीऑक्सी-ग्लूकोज या 2-डीजी। और आगे आप देखेंगे एक और तरह का भी रेडियोधर्मी पदार्थ है, फ्लोरो-डीऑक्सी-ग्लूकोज, जिसको शॉर्ट में एफडीजी बोलते हैं, वो लगाते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, दर्जनों और तरह के रेडियोधर्मी पदार्थ आते हैं जिसको बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है और फिर ये स्कैन किया जाता है। लेकिन कौन सा रेडियोधर्मी पदार्थ इस्तेमाल होगा वो डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि उन्हें क्या देखना है। अगर नॉर्मल प्रोसीजर देखना है तो कुछ और चीजें लगाएंगे, कोई अलग तरह का रेडियोधर्मी पदार्थ लगाएंगे। अगर कोई कैंसर का संभावना है, ट्यूमर का संभावना है, कोई और तरह की चीज देखनी है तो कोई दूसरे तरह का रेडियोधर्मी पदार्थ लगाएंगे। तो आमतौर पे 2-डीजी इस्तेमाल होता है या एफडीजी, जो मैंने बोला, फ्लोरो-डीऑक्सी-ग्लूकोज, जो आगे आप देखेंगे, वो इस्तेमाल होता है। अब ये रेडियोधर्मी पदार्थ किस चीज को कहते हैं? रेडियोधर्मी पदार्थ ऐसे पदार्थ हैं जो हमारे वातावरण में पाए जाते हैं, हमारे पर्यावरण में होते हैं, जो बहुत आसानी से नहीं मिलते और हर कहीं नहीं मिलते हैं, और ये खतरनाक पदार्थ होते हैं। ये पदार्थ जो होते हैं ये सॉलिड के रूप में होते हैं, लेकिन इनमें से हर समय लगातार विकिरण निकलती रहती है। विकिरण मतलब खराब तरह की किरणें निकलती रहती हैं, और वो किरणें निकलने के साथ साथ ये पदार्थ साइज में छोटे होते जाता है और एक समय बाद बिल्कुल समाप्त हो जाता है। मतलब ये कभी तरल रूप में नहीं होता, ये कभी वाष्प रूप में नहीं होता है, ये विकिरण छोड़ते छोड़ते ही इसका पूरा अंत हो जाता है। और ये बहुत ही अस्थिर तरह का पदार्थ होता है, ये जहां भी रखेंगे ये जल्दी जल्दी समाप्त होना शुरू हो जाता है। इसी तरह का एक पदार्थ था रेडियम, जिसको मैरी क्यूरी ने आविष्कार जिसका किया था, अगर आपको पता होगा। ये इतने खतरनाक चीजें होती हैं कि एटॉमिक बॉम्ब्स वगैरह में यूज होती हैं। जो हिरोशिमा या नागासाकी का आप केस जानते हैं, वहां पे बॉम्ब्स जो डाले गए थे उसमें यही विकिरणें हैं जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से निकली हुई, जिसकी वजह से आज तक भी लोगों में अपंगता आती है वहां पर। तो ये बहुत ही खतरनाक चीज है शरीर के लिए। लेकिन हम जो इस टेक्निक में यूज करते हैं ये कम खतरनाक वाले यूज करते हैं और बहुत ही कम मात्रा में यूज करते हैं, जिससे शरीर को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। तो इनकी खासियत क्या है कि जब इनको ब्लड में डाला जाता है इंजेक्शन के माध्यम से, तो ये इनकी संरचना जो है वो ग्लूकोज जो होता है बॉडी जो इस्तेमाल करता है, और आप जानते हैं कि हमारा ब्रेन जो है बिल्कुल ग्लूकोज पे ही काम करता है, जो ब्लड उसको पहुंचाता है। तो हमारा ब्रेन एक्टिव रहता है, सोच रहा है, विचार कर रहा है, काम हम करते हैं 10 तरह के, तो हमेशा उसको ग्लूकोज की सप्लाई लगातार चाहिए जो ब्लड के माध्यम से उसको पहुंचती रहती है। अब ये 2-डीजी जो हुआ या जो भी और चीजें हम यूज करते हैं, एफडीजी हुआ, ये सारी चीजें जो हैं इनकी संरचना बिल्कुल ग्लूकोज जैसी होती है। तो ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं और ग्लूकोज अपने अंदर लेने के बजाय इसको भी साथ में ले लेते हैं, सोचते हैं ये भी ग्लूकोज है, क्योंकि संरचना बिल्कुल वैसी होती है। हालांकि ग्लूकोज के विपरीत इसको मेटाबोलाइज नहीं किया जा सकता। मतलब जहां ग्लूकोज का विघटन करके सेल्स एनर्जी पाते हैं और उसके आधार पर फिर अपने काम करते हैं, इसको तोड़ने से उनको कोई एनर्जी नहीं मिलेगी, इसको इसका विघटन नहीं हो सकता। तो ये दिखता है ग्लूकोज की तरह, पर इसका इस्तेमाल वो सेल्स नहीं कर सकते, तो ये सेल्स में एकत्र होता रहता है, पड़ा रहता है। अब
ये जो सब्सटेंस है जो मैंने बोला कि ये अस्थिर स्वभाव के होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, तो शरीर में जैसे ही इनको इंजेक्ट किया गया ये थोड़ा थोड़ा करके विकिरण निकालते हुए खत्म होना शुरू हो जाते हैं। और यही विकिरण है जो शरीर से जब बाहर निकलती है तो वो जो सेंसर लगे होते हैं वो डिटेक्ट करते हैं इसको। वो सेंसर जो है कंप्यूटर से कनेक्टेड होते हैं और ये जो इंफॉर्मेशन निकल रही है, कितनी विकिरण निकल रही है, ब्रेन के किस एरिया से निकल रही है, उसकी इंफॉर्मेशन लेके ये इमेज बनाते हैं कि कहाँ पे ब्रेन में ब्लड ज्यादा पहुंच रहा है। होता क्या है कि ब्रेन का जो एरिया एक्टिव होगा वो उतना ज्यादा ब्लड सप्लाई अपनी तरफ मांगेगा, क्योंकि उसको ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज चाहिए, और क्योंकि ये चीजें भी उसमें रहती हैं तो ये भी बहुत ज्यादा मात्रा में वहां पहुंचेंगी। तो कंप्यूटर की वजह से हमें ये दिख जाता है कि कहाँ पर ये चीज ज्यादा पहुंच रही है, और उसके आधार पे हम निष्कर्ष निकालते हैं कि हो ना हो ब्रेन का ये एरिया कुछ काम कर रहा है, इस समय कुछ ज्यादा एक्टिव है, क्योंकि ये ज्यादा ब्लड ले रहा है, वहां ग्लूकोज ज्यादा पहुंच रहा है, और ग्लूकोज जैसा दिखने वाला 2DG भी वहां पे ज्यादा एकत्र होता दिखाई दे रहा है। कुछ इस तरह से जैसे इंजेक्शन लगाया गया और ये देखिए पूरी बॉडी में ये फैल रहा है। तो ये जो होती हैं रेडियो एक्टिव चीजें, इनकी खासियत ये भी है कि ये बहुत ही चमकीली होती हैं। अगर अंधेरे में आप इसको रखें तो ये ग्लो करेगा। इस तरह से आजकल कुछ टी शर्ट्स वगैरह भी आती हैं, उसमें कुछ डिजाइन बने रहते हैं, वो रेडियम के डिजाइन से बोले जाते हैं। उसको आप अंधेरे में देखिए तो उसमें थोड़ी सी चमक आपको दिखेगी। वैसा ही ये भी होता है, ये बॉडी में जैसे फैल रहा है तो पूरा आपको दिख रहा है, कंप्यूटर पे ये चीज देखी जा सकती है, इसमें एक तरह की चमक होती है। तो ये इंजेक्शन लगाने के बाद, और देखिए यहाँ पर फ्लोरोडीऑक्सी ग्लूकोज का इंजेक्शन लगाया गया पेशेंट को, और उसके बाद उसको स्कैनर में, मशीन जो है पीटी की, उसमें डाल देते हैं, वहां पे फिर उसका स्कैन होता है। अब जो इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को मिल रही है कि कहाँ ब्लड ज्यादा पहुंच रहा है, कहाँ कम पहुंच रहा है, उसके आधार पे वो ब्रेन का एक 3D इमेज बनाएगा, और इमेज में अलग अलग कलर में चीजें दिखाएगा। कई सारे कलर इस्तेमाल होते हैं, व्हाइट, रेड, ग्रीन, ब्लू, सबका अपना अर्थ है। हो सकता है ब्लू का अर्थ होगा जहां सबसे ज्यादा एक्टिविटी दिख रही है ब्रेन में, तो वो हिस्सा ब्लू में आपको दिखाई देगा। उससे कुछ कम दिख रहा है तो ग्रीन दिखाई देगा, और कम तो रेड दिखाई देगा। तो हर कलर का अपना कुछ अर्थ है, उसके हिसाब से वो दिखाता है कि कहाँ पे ब्रेन में कितनी एक्टिविटी हो रही है। और साइकोलॉजी के फील्ड में जब हम कोई चीज अध्ययन करते हैं, जैसे व्यक्ति को हम कुछ काम करा रहे हैं, उसको कुछ सोचने वाला काम दिए हैं या कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग का काम करा रहे हैं, और उस समय हम पीटी स्कैन करेंगे तो हम देख सकते हैं कि ये गतिविधि ब्रेन के किस एरिया में होती है। इंसान सोच रहा है, तर्क लगा रहा है, कुछ निर्णय ले रहा है, तो ब्रेन का कौन एरिया ज्यादा एक्टिव हो रहा है ये हमें पता चल सकता है। अब जानना होगा कि पीईटी जो है वो मैकेनिज्म क्या है, उसका काम कैसे असली में करता है। तो पीईटी जो है पॉजिट्रॉन की गतिविधि पर निर्भर मेथड है। अब पॉजिट्रॉन क्या होता है, तो आप जानते हैं कोई भी सब्सटेंस है दुनिया में, उसका सबसे छोटा हिस्सा हम बोलते हैं अणु होता है या एटम होता है। एटम में भी तमाम प्रकार की चीजें होती हैं। इलेक्ट्रॉन आप जानते ही हैं, एटम के बाहरी तरफ जो होता है। एटम का अंदर न्यूक्लियस जो होता है, उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और भी कई सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, न्यूट्रिनो होते हैं, पॉजिट्रॉन होते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। तो पॉजिट्रॉन जो है ये पॉजिटिव चार्ज का पार्टिकल है, और इलेक्ट्रॉन का बिल्कुल उल्टा है। इलेक्ट्रॉन जैसे नेगेटिव चार्ज का होता है, वैसे ही पॉजिट्रॉन पॉजिटिव चार्ज का होता है। अभी जो रेडियोधर्मी पदार्थ हैं जो हमारे ब्लड में इंजेक्शन से डाले गए, ये ब्लड के साथ पूरे बॉडी में घूमना शुरू करते हैं, और क्योंकि मैंने बताया था कि ये अस्थिर होते हैं, तो जैसे ही आपने बॉडी में डाला और जब से उसको बनाया इस केमिकल को, तब से डाला, तब से वो अपना लगातार विकिरण निकालते जाएगा और उसका साइज छोटा होता जाएगा, मात्रा कम होते जाती है। तो बॉडी में डालने के बाद भी ब्लड में भी घूम रहा है, धीरे धीरे उसकी वो अपना पॉजिट्रॉन रिलीज करता जाता है, मतलब जो विकिरण निकाल रहा है उसमें पॉजिट्रॉन्स होते हैं, तो वो रिलीज करते जाता है, और धीरे धीरे ट्रेवल करते करते ब्लड में उसकी गति कम पड़ने लगती है। और जैसे ही थोड़ा सा रुकता है ये, तो आसपास किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉन अगर है तो उनकी तरफ आकर्षित हो जाता है, क्योंकि दोनों का अलग अलग चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज है पॉजिट्रॉन में, और इलेक्ट्रॉन का आप जानते हैं नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ इतनी तेज गति से आकर्षित होते हैं, बहुत ज्यादा स्पीड से आकर्षित होते हैं, कि जब टकराते हैं दोनों तो बहुत बड़ा विस्फोट होता है। वो आपको पता नहीं चलेगा, और वैसा कोई विस्फोट नहीं है बहुत बड़े लेवल का, एटम्स के और सब एटॉमिक पार्टिकल के लेवल का विस्फोट है, पर उनकी दुनिया में वो बहुत बड़ा विस्फोट माना जाएगा।
तो वो जब टकराते हैं दोनों ये सब एटॉमिक पार्टिकल, मतलब पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, तो बहुत विस्फोट जैसा होता है और दो अलग दिशाओं में एकदम 180 डिग्री के एंगल पे दो अलग अलग गामा किरणें निकलती हैं। गामा किरणें बहुत पावरफुल किरणें होती हैं, बहुत खतरनाक भी होती हैं ये, और बहुत हाई एनर्जी के साथ निकलती हैं। 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से ये बाहर निकलती हैं। अब इसका अंदाजा आप इसी से लगा लीजिए कि आपको पता है आपके घर में कितने वोल्ट की बिजली आती है, और अगर कभी झटका लग जाए तो क्या होता है। और ये है 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, काफी ज्यादा। तो ये जो निकलती हैं दोनों किरणें, बहुत हाई पावर की किरणें, और गामा किरणें वैसे भी खतरनाक होती हैं। ये सर से जब बाहर निकलती हैं, जहां पे भी टकराव हुआ तो सर से बाहर निकलती हैं, आपके पूरे ब्रेन से, आपके खोपड़ी से भी बाहर तक आ जाएंगी बिल्कुल। तो बहुत स्पीड से निकलती हैं और दो विपरीत दिशा में निकलती हैं। 180 डिग्री के एंगल पे दो किरणें निकलेंगी, गामा किरणें। और जो सेंसर है सर के आसपास, जो है पूरा सर्कल फॉर्म में पीईटी स्कैनर में, उसका काम यही होता है कि जो किरणें निकली वो ऐसी ही किरणों की गिनती करता है जो एक साथ 180 डिग्री पे स्थित स्कैनर को टकराई, मतलब वो एक विस्फोट से निकली हैं, एक संपर्क जहां हुआ है पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का, वहां से निकली है। तो जब तक दो विपरीत दिशा में 180 डिग्री पे स्थित स्कैनर एक साथ रेज, गामा रेज से नहीं टकराते, तब तक ये गिनती नहीं करती। जैसे ही एक साथ टकराएंगे 180 डिग्री पे स्थित स्कैनर, तो ये समझ जाते हैं कि एक साथ गामा रेज निकली है 180 डिग्री पे, वही है जो दोनों तरफ टकरा रही हैं, और फिर वो गिनती कर लेगा कि अच्छा एक हो गया। इसी तरह कहीं और होगा तो दो, ऐसे गिनती करते जाता है। और इस गिनती को कंप्यूटर और प्रोग्राम की सहायता से हम इस इंफॉर्मेशन में बदल सकते हैं कि ब्लड ब्रेन में कहाँ ज्यादा फ्लो कर रहा है, कहाँ कम कर रहा है। तो पीईटी स्कैन जो है वो ब्रेन का इमेज नहीं दिखाता, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, ये सिर्फ फंक्शनिंग ब्रेन दिखाता है। अभी तक आपने सीटी स्कैन में देखा था कि हमें उसमें एक लिमिटेशन बताई गई थी कि ये सिर्फ ब्रेन का स्ट्रक्चर दिखाता है, उसकी संरचना दिखाता है, ये नहीं बताता कि फंक्शन कहाँ हो रहा है ब्रेन में। और पीईटी स्कैन जो है ये सिर्फ फंक्शन दिखाता है कि ब्रेन में कौन हिस्सा ज्यादा एक्टिव है, ये नहीं बता सकता कि ब्रेन की संरचना क्या है वहां पर, या किस एरिया में क्या फंक्शन हो रहा है। अब यहाँ देखिए, आपको ऊपर पिक्चर फॉर्म में और नीचे वीडियो के फॉर्म में दिखाया गया है कि कैसे पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जब कोलाइड करते हैं, जब भिड़ते हैं, उनमें भिड़ंत होती है, तो कैसे दो उल्टे दिशा में 180 डिग्री पे रेज निकलती हैं और कैसे मशीन उसको डिटेक्ट करती है। और उसके आधार पे कंप्यूटर की सहायता से हमें पता चल जाता है कि कहाँ पे ब्रेन में ज्यादा फंक्शन हो रहा है। तो आप जैसे देख रहे हैं 180 डिग्री पे कई सारी किरणें बॉडी से निकल रही हैं। अगर ब्रेन का अध्ययन कर रहे हैं तो ब्रेन से निकलने वाली किरणों को देखेंगे, अगर बॉडी के किसी और पार्ट का कर रहे हैं तो उस पार्ट का हम देखेंगे। तो बहुत पावरफुल दो गामा किरणें जो होती हैं वो निकलती हैं दो विपरीत दिशा में, और सेंसर सिर्फ उसी को मानेगा जब एक साथ दो विपरीत दिशा में स्थित सेंसर एक साथ गामा रेज से टकराएंगे, उसी की वो गिनती करता है। ये कुछ इमेजेस हैं जो दिखा रहे हैं अलग अलग स्टडीज जो हुई हैं ब्रेन पर, अलग अलग चीजें देखने के लिए। किसी में कोई ट्यूमर देखा जा रहा है, किसी में नॉर्मल ब्रेन का फंक्शन देखा जा रहा है, अलग अलग। देखिए बस कलर्स यहाँ पे दिखाने के लिए, कितने वैरायटी ऑफ कलर्स यूज होते हैं, और वो कलर्स का अपना अलग अलग महत्व है। वो दिखाते हैं अलग अलग एक्टिविटी ब्रेन में कि कहाँ पर कितनी ज्यादा एक्टिविटी हो रही है। कोई कलर दिखाता होगा कि 80% एक्टिविटी हो रही है, कोई कलर दिखाएगा कि 60% हो रही है, कोई दिखाएगा कि बस 10% ही एक्टिविटी हो रही है। तो अलग अलग कलर्स जो है यहाँ पे इस चीज के सूचक है कि वो हिस्सा कितना एक्टिव है ब्रेन का। अब एक वीडियो देखते हैं कि ये प्रोसेस कैसे होता है। A PET scan creates 3D images of the body. It does this by using radioactive tracers, which are usually administered to a patient through intravenous injection. The tracers are made up of carrier molecules that are tightly bonded to a radioactive atom called an isotope. The carrier molecule can interact with or bind to specific proteins or sugars in the body. The carrier molecule that will be used depends on what the doctor is looking for. If she suspects cancer or is monitoring a known cancer's growth,
She may use FDG, a modified form of glucose, which gets absorbed by tissues. When tissues absorb a lot of glucose, it may indicate a cancerous tumor. The radiation from the tracers poses little danger to the patient since they quickly pass out of the body. The isotope produces small particles called positrons, which interact with surrounding electrons. This interaction results in the complete annihilation of both particles, releasing 2 photons that speed off in opposite directions. The detectors in the PET scanner measure these photons and use this information to create an image of the distribution of FDG in the body. तो इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से इंजेक्शन पेशेंट को दिया जाता है, जिसमें इस तरह का केमिकल जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है वो दिया जाता है, और बॉडी में कैंसरस सेल्स हैं, ट्यूमर है, तो उसके हिसाब से कुछ अलग तरह का दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर FDG दिया गया, फ्लोरो डीऑक्सीग्लूकोज। वो कैंसर सेल्स जो थी या ट्यूमर था उसने अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया और उसमें चमक दिखने लगी, और उसमें से जो विकिरण निकलेगी वो फिर जो स्कैनर है PET में वो उसको डिटेक्ट कर लेता है, और कंप्यूटर की मदद से फिर वहां का इमेज बन जाता है कि कहाँ पे ब्लड ज्यादा फ्लो कर रहा है, कहाँ पर कम फ्लो कर रहा है। हमेशा ध्यान रखिए कि PET में ब्लड फ्लो की इंफॉर्मेशन होती है, उसके आधार पे हम इनडायरेक्टली ये निष्कर्ष निकालते हैं कि अगर ब्लड फ्लो कहीं पर ज्यादा हो रहा है ब्रेन में तो वहां पे जरूर ग्लूकोज की जरूरत ज्यादा होगी, ऑक्सीजन की जरूरत ज्यादा होगी, इसीलिए ब्लड वहां ज्यादा जा रहा है। और ये जाने का मतलब, वहां ग्लूकोज और ऑक्सीजन ज्यादा होने का मतलब वहां के न्यूरॉन्स एक्टिव हैं, कुछ काम कर रहे हैं, इसलिए उन्हें एनर्जी चाहिए। तो इससे हम इनडायरेक्ट वे में निष्कर्ष निकालते हैं कि अच्छा ब्रेन का ये एरिया एक्टिव है और काम कर रहा है। लेकिन ये इनडायरेक्ट तरीका है निष्कर्ष निकालने का। PET स्कैन में जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो सिर्फ ब्लड कहाँ ज्यादा जा रहा है और कम जा रहा है यही होता है, उसके आधार पे हम ये निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि अगर ब्लड कहीं ज्यादा है तो वो एरिया एक्टिव होगा। ये डायरेक्टली नहीं बताता कि कोई एरिया एक्टिव है या नहीं। अब शॉर्ट में देख लेते हैं कि PET की पूरी प्रक्रिया क्या होती है। जब PET स्कैन किसी का करना होता है तो उसके पहले कम से कम 4 घंटे पहले तक उसको फास्टिंग करनी होती है, यानी कुछ खाना पीना नहीं होता है। ये नियम जो है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए इसमें थोड़ी ढील दी जा सकती है, उनको 2, 2.5 या 3 घंटे तक ही बोला जा सकता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अपनी भूख नहीं रोक सकते, उन्हें समय समय पे थोड़ा थोड़ा खाना लेना होता है, तो उनके लिए इस रूल में थोड़ा सा ढील दी जा सकती है। 4 घंटे जब फास्टिंग कर लिए होते हैं पेशेंट्स, फिर आते हैं तो उन्हें फ्लोरोडीऑक्सीग्लूकोज FDG या 2DG दिया जाता है, और कितना मात्रा में दिया जाएगा ये निर्भर करता है व्यक्ति का वजन कितना है, उसके अनुपात में एक निश्चित मात्रा दी जाती है, और ये बहुत कम, बहुत सूक्ष्म मात्रा होती है, माइक्रोग्राम से भी छोटी मात्रा होती है जिसमें इसको दिया जाता है। तो ये हानिकारक बहुत नहीं होती है, पहले दूसरे इस्तेमाल में तो नहीं ही होती है, अगर कुछ कुछ दिनों पे बहुत ज्यादा बार किया जाएगा तो घातक हो सकता है। तो ये इंट्रावेनस इंजेक्शन के तौर पे पेशेंट को दिया जाता है। कब दिया जाता है? जब बुलाया गया है, मान लीजिए जहाँ टेस्टिंग करनी है, 5 मिनट उसको रिलैक्स करा दिया गया, एक मध्यम रोशनी वाले कमरे में, बहुत तेज रोशनी भी नहीं रहे, अंधेरा भी नहीं रहे, 5 मिनट जब रिलैक्स कर लेगा तब उसको इंजेक्शन के माध्यम से ये केमिकल बॉडी में डाला जाता है। केमिकल डालने के बाद, ये रेडियो एक्टिव पदार्थ डालने के बाद उसको 40 मिनट तक आराम करने बोला जाता है, बिना सोए। उसको आंखें खुली रखनी है, कान खुले रखने हैं, कान को कवर नहीं किया जाता किसी चीज से, तो जो भी बातें हो रही है वो सुन रहा है, जगा हुआ है, उसको आंखें खुली रखनी है, सोना नहीं है। 40 मिनट तक उसको बस रेस्ट करना है। 40 मिनट क्यों समय दिया जाता है? क्योंकि उतने टाइम में एक्टिव होगा जो रेडियो केमिकल है, वो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स एब्जॉर्ब करेंगे, ब्लड फ्लो पहुंचेगा, फिर वो टूटना शुरू होगा, उसमें से विकिरण निकलेगी, थोड़ा समय लगता है, इसके लिए थोड़ा सा रेस्ट करने का समय दिया जाता है। उसके बाद फिर प्रोसेस शुरू किया जाता है PET स्कैन का, जो उसके बाद 15 मिनट में पूरा हो जाता है, और बाद में बहुत ज्यादा पानी वानी पीने के लिए बोला जाता है, ताकि जो भी सब केमिकल्स हैं वो बॉडी से जल्दी बाहर हो जाए। और क्योंकि ये तो रेडियोधर्मी पदार्थ है, इसलिए ये विकिरण के माध्यम से अपने आप भी थोड़े समय में समाप्त हो जाता है, और जो भी इंफॉर्मेशन इससे हमें मिलती है कंप्यूटर की सहायता से, फिर ब्रेन का, उससे हम फंक्शनिंग ब्रेन का पिक्चर देख सकते हैं। फायदे क्या क्या है PET स्कैन के?
एक तो दूसरे मेथड्स के ऊपर इसका ये फायदा है कि कई प्रकार के केमिकल्स इसमें आप यूज कर सकते हैं और हर प्रकार का केमिकल जो आप रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यूज करेंगे उसका अपना पर्पस हो सकता है। जैसे एक रेडियो एक्टिव केमिकल आप यूज कर सकते हैं बॉडी में पीएच लेवल कितना है, एसिडिटी की मात्रा कितनी है वो जानने के लिए, ग्लूकोज की मात्रा कितनी है अगर ये जानना हो तो दूसरे तरह का रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आता है वो आप यूज कर सकते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, अमीनो एसिड या प्रोटीन की मात्रा कितनी है। तो कई तरह की अलग अलग चीजों का हम बॉडी में अध्ययन कर सकते हैं अलग अलग तरह का रेडियो केमिकल यूज करके। तो ये इसका फायदा है, ये एडवांटेज है कि बहुत अलग अलग तरह की चीजें हम बॉडी में स्टडी कर सकते हैं। दूसरी बात कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो दिया जाता है उसकी मदद से ब्रेन में कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। आप जानते हैं ब्रेन में केमिकल्स और इलेक्ट्रिकल सिग्नल के माध्यम से जानकारी एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है। तो ये जो केमिकल्स होते हैं इन्हीं को हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। तो न्यूरोट्रांसमीटर ब्रेन के किस एरिया में कितनी मात्रा में है। न्यूरोट्रांसमीटर के कुछ रिसेप्टर्स भी होते हैं। रिसेप्टर्स मतलब वो कुछ खास तरह के सेल जो एक न्यूरोट्रांसमीटर के प्रति ही अपनी प्रतिक्रिया देंगे। तो उस तरह के सेल्स का घनत्व ब्रेन में कहाँ पर ज्यादा है कहाँ कम है ये देख पाना। ब्रेन में अलग अलग गतिविधियां कहाँ हो रही हैं, अलग अलग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज यानी चयापचयी क्रिया कहाँ पर हो रही है जो अलग अलग चीजों से रिलेटेड हो, जैसे अधिगम से संबंधित, लर्निंग से संबंधित, ब्रेन में अगर पॉइजनिंग हो गई तो उससे संबंधित कहाँ पे एक्टिविटी हो रही है। उम्र के साथ इंसान का जो है न्यूरॉन्स ब्रेन में जो है वो मरने लगते हैं तेजी से, उसमें कमी आने लगती है जिससे कई फंक्शन प्रभावित होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा प्रभावित होती है याददाश्त और बॉडी का मूवमेंट। जैसे बहुत बूढ़े लोग जो होते हैं उनके हाथ पैर में कंपन रहने लगता है, उनकी याददाश्त बिगड़ने लगती है। तो अल्जाइमर्स, पार्किंसंस, इस तरह की बीमारियां जो हैं जो बढ़ती उम्र से संबंधित है, उसमें कहाँ पे ब्रेन में दिक्कतें शुरू हो गई हैं, किधर दिक्कत आ रही है, कहाँ ब्रेन का फंक्शनिंग खराब हो रहा है, वो भी आप पीईटी से बहुत आसानी से देख सकते हैं। इसके साथ साथ कॉग्निटिव फंक्शंस का स्टडी करना, तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी का जो क्षेत्र है उसको बहुत फायदा मिला है पीईटी स्कैन की मदद से, क्योंकि संज्ञानात्मक प्रतिक्रियाएं या संज्ञानात्मक क्रियाएं ब्रेन में कहाँ हो रही हैं, क्या एक्टिविटी हो रही है, इंसान जब प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहा है तो कहाँ पे गतिविधि हो रही है, कुछ रीजनिंग कर रहा है, तर्क क्षमता का इस्तेमाल कर रहा है तो कहाँ पे एक्टिविटी हो रही है, कुछ याद करने की कोशिश कर रहा है तो कहाँ एक्टिविटी हो रही है। ये सारी चीजें आज जो हम जानते हैं और न्यूरोसाइकोलॉजी में पढ़ते हैं कि ये एक्टिविटी हो रही है, ब्रेन का ये एरिया इस चीज के लिए उत्तरदायी है, ये हम कैसे जानते हैं। काफी कुछ इसमें हमारा पीईटी के स्टडीज से आता है। पीईटी और आगे आप देखेंगे एमआरआई और एफएमआरआई, यही 3 मेथड्स हैं जो मेन मेथड्स हैं जिससे हमें ये सारी इंफॉर्मेशन मिली है। तो इसका साइकोलॉजी के फील्ड में काफी यूज है। इसके अलावा कई बीमारियों का पता लगाने के लिए, जैसे मिर्गी, स्ट्रोक, आघात जो पहुंचता है दिमाग में, डिमेंशिया, याददाश्त की समस्या, मूवमेंट डिसऑर्डर्स जो मैंने बोला कि शरीर की गतिविधियों में दिक्कत आने लगती है, जैसे पार्किंसंस डिजीज हो गया, डिस्टोनिया, हंटिंगटन्स डिजीज, इन सब में समस्याएं आती हैं बॉडी के मूवमेंट को लेकर, तो उसका भी हम अध्ययन इससे कर सकते हैं। साथ ही माइग्रेन या किसी और तरह का हेडेक, ब्रेन में ट्यूमर अगर है, कैंसर है, क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम है, एंसेफेलाइटिस है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, इस तरह की कई सारी बीमारियां हैं ब्रेन की जिसका हम अध्ययन इससे कर सकते हैं। पर इसकी कुछ कमियां भी हैं। एक, इसका ऑपरेटिंग कॉस्ट, बहुत महंगी प्रक्रिया है ये। महंगी इसलिए भी हो जाती है क्योंकि जो रेडियो एक्टिव केमिकल है जो मैंने बोला, वो जैसे ही बनता है, बनने के साथ वो विकिरण उसमें से निकलने लगती है और समय के साथ उसकी मात्रा कम और कम होती जाएगी। तो ये ऐसी चीज है कि इसको स्टोर करके हम नहीं रख सकते, और केमिकल्स की तरह, दवाइयों की तरह बॉटल में बंद करके हम नहीं रख सकते। इसलिए जब पीईटी करना होता है उसके ठीक आधे 1 घंटे पहले ये चीज बिल्कुल उसी जगह जहाँ पे करना है टेस्ट, वहां तुरंत बनाई जाती है, और बनते ही बनते वो खत्म होना भी शुरू होने लगती है, पर उसको तुरंत वहां पे बनाया जाता है। तो ये बहुत खर्चीला प्रक्रिया हो जाता है क्योंकि ये बना के रखा नहीं जा सकता, स्टोर नहीं किया जा सकता, तुरंत बनाना है वहां पर। तो उसके लिए एक अलग से मशीन लगती है। पीईटी स्कैन खुद अपने आप में महंगी मशीन है, प्लस एक और मशीन लगाइए जिसको कि एटॉमिक पार्टिकल एक्सेलरेटर या साइक्लोट्रॉन भी बोलते हैं। तो उसमें ये बनाया जाता है तुरंत, और बनाने वाले कुछ एक्सपर्ट लोग होते हैं, उनको ही बनाने आता है तो वो बनाएंगे, तो उनकी सैलरी भी है देनी पड़ेगी। तो
वो खर्चा अलग आ गया। तो ये सारे खर्चे जो आ रहे हैं प्रक्रिया में कौन वहन करेगा? जो पेशेंट है उसके घर वाले हैं उसी पर पड़ेगा। तो इसीलिए ओवरऑल ये प्रक्रिया बाकी तकनीकों से काफी महंगी हो जाती है। ये एक इसकी लिमिटेशन है। दूसरा कि जो कॉग्निटिव फंक्शन की हम अध्ययन करते हैं, इसमें जो भी हम संज्ञानात्मक जो क्रियाएं देखते हैं ब्रेन में, जिसका अध्ययन करते हैं इस मेथड से, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये इनडायरेक्ट मेथड है। हम निष्कर्ष निकालते हैं कि अच्छा ब्रेन में ब्लड ज्यादा कहीं फ्लो कर रहा है तो जरूर वहां पे ग्लूकोज और ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत होगी उस क्षेत्र में, और वो तब पड़ेगी जब ब्रेन का वो एरिया एक्टिव है, कुछ काम कर रहा है, तो इसका मतलब वहां पे फंक्शन ज्यादा हो रहा है। ये इनडायरेक्ट तरीका है, क्योंकि पीईटी स्कैन हमें डायरेक्टली नहीं बताता कि ब्रेन का कौन सा एरिया एक्टिव है और फंक्शन कर रहा है। वो हमें सिर्फ ये बताता है कि ब्रेन के किस एरिया में ब्लड ज्यादा पहुंच रहा है या कम पहुंच रहा है। तो ये एक इनडायरेक्ट तरीका है निष्कर्ष निकालने का। इससे हम गारंटी से नहीं कह सकते कि हाँ कोई एरिया में अगर ब्लड ज्यादा जा रहा है तो निश्चित तौर पे इसीलिए जा रहा होगा कि वो एक्टिव है। 98% चांस है कि यही कारण होगा, पर कभी कभी कुछ और कारण भी हो सकते हैं, तो हम गारंटी से नहीं कह सकते। अगली लिमिटेशन, पीईटी स्कैन सब्ट्रैक्शन प्रोसेस इस्तेमाल करती है, घटाने की प्रक्रिया इस्तेमाल करती है। यानी अगर आपको अध्ययन करना है कि मान लीजिए जब व्यक्ति तर्क शक्ति लगा रहा है, अपनी रीजनिंग कर रहा है, कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहा है, तो ब्रेन का कौन सा एरिया एक्टिव होता है, तो उस केस में पहले हम क्या करते हैं कि पेशेंट जब बिल्कुल नॉर्मल है, जब कुछ नहीं सोच रहा है, बस आराम से आंख बंद करके रिलैक्स कर रहा है, उसका ब्रेन कुछ खास सोच विचार नहीं कर रहा है, तब हम एक पीईटी स्कैन लेंगे। वो न्यूट्रल पोजीशन का पीईटी स्कैन हो गया। फिर उसको जो हमने रीजनिंग वाला प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए दिया या कुछ दिया, वो एक्टिविटी वो कर रहा है, उस दौरान हम पीईटी करेंगे। और फिर ये सेकंड इमेज जो हमारी आएगी उसमें से पहली इमेज को घटा देंगे, जिससे पता चलेगा कि ब्रेन का कौन सा एरिया ये गतिविधि करने में ज्यादा एक्टिव हुआ। तो इससे बस ये पता चलता है कि ब्रेन का कौन एरिया किसी गतिविधि के समय ज्यादा एक्टिव हो रहा है या कम एक्टिव हो रहा है। ये नहीं पता चलता कि उस एरिया का उस चीज में रोल है, क्योंकि ब्रेन कभी बिल्कुल शांत तो होता नहीं है। वो तभी होगा जब व्यक्ति मर जाएगा, जब ईईजी लाइन बिल्कुल फ्लैट हो जाती है स्क्रीन पे, तभी हो सकता है। तो ब्रेन का हर एरिया जो है थोड़ा बहुत एक्टिव तो हर समय रहता है। इसलिए सिर्फ ये बता पाना कि कोई एक्टिविटी करते समय कौन सा ब्रेन का एरिया उत्तरदायी है, ये मुश्किल होता है, क्योंकि हर एरिया ही कम ज्यादा हमेशा ही एक्टिव होते हैं। और कोई गतिविधि करने के समय कोई एरिया अगर ज्यादा एक्टिव हो गया पहले इसकी तुलना में या कम हो गया, तब हम फिर कह सकते हैं कि हाँ उस एरिया का रोल होगा उसमें, क्योंकि वो ज्यादा एक्टिव हो गया था वो काम करने के टाइम। तो इसलिए ये भी थोड़ा सा इनडायरेक्ट प्रोसेस हो जाता है। ये भी एक थोड़ी कमी है पीईटी की। तीसरी कमी कि डाटा जो होता है, जो हमें मिलता है पीईटी से, उसका निष्कर्ष निकाल पाना, उसका अर्थ निकाल पाना काफी मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि आमतौर पे क्या होता है कि जब रिसर्चर्स जो हैं, शोधकर्ता जो हैं, जब स्टडी कर रहे हैं, मान लीजिए अगर आप देखना चाह रहे हैं कि कोई पार्टिसिपेंट है, कोई सब्जेक्ट है हमारा, उसको कुछ दृष्टि संबंधी काम हमने करने दिया, तो क्या एक्टिविटी हो रही है उसके ऑक्सीपिटल लोब में, मान लीजिए कहाँ पे एक्टिविटी हो रही है, कहाँ हलचल ज्यादा ब्रेन में हो रही है। तो यहाँ पे रिसर्चर एक अनुमान लगा के चलते हैं, एक आकलन करके चलते हैं कि कुछ एरिया होंगे ब्रेन के जो कि नॉर्मल दृष्टि के कामों में एक्टिव रहते होंगे, और जो हमने कुछ खास काम करने के लिए दिया उसके लिए कुछ और एरिया हैं जो ज्यादा एक्टिव होंगे। उन्हीं में से हो सकते हैं कोई नया एरिया हो सकता है। तो यहाँ पे ये अनुमान लगा के चल रहे हैं। वही बात हो गई यहाँ पर कि क्योंकि ब्रेन कभी पूरी तरह शांत तो रहता नहीं है, इसलिए जब नॉर्मल दृष्टि संबंधी हम कुछ काम कर रहे हैं तो भी कुछ एरिया एक्टिव होते होंगे, लेकिन कुछ हमने स्पेशल काम करने के लिए दिया, जिसको जैसे कि जो होता है ना कि इस चित्र में 10 अंतर ढूंढो या कुछ इस तरह की चीजें करो, अब उसमें आपको बहुत दिमाग लगा के देख कर करना है, तो उस समय कौन से एरिया हैं जो ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं। तो ये सब चीजें जो है यहाँ पे रिसर्चर्स को कुछ आकलन करके चलना पड़ता है कि अच्छा कुछ एरिया है जो पहले से एक्टिव होते हैं देखने के संबंध में, कुछ है जो कुछ काम स्पेशल दिया जाता है तब एक्टिव होते हैं। तो ये अनुमान लगा के चलते हैं, इसका कोई प्रूफ नहीं है कि ऐसा ही होता है, और ये कुछ केसेस में सही साबित हो भी सकता है, कुछ केसेस में नहीं भी हो सकता है। तो थोड़ी सी ये दिक्कत है पीईटी के साथ में कि बहुत आकलन के आधार पर ये चलता है। फिर प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वीमेन जो है, यानी जो प्रेग्नेंट है, गर्भवती महिलाएं, या लैक्टेटिंग यानी वो स्तनपान करा रही है अपने बच्चे को, वो लोग पीईटी स्कैन नहीं करा सकती, क्योंकि भले वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस
खतरनाक होता है और कम मात्रा में बॉडी में डाला जाता है, वो माँ को असर नहीं करे उतना, लेकिन बच्चे को नुकसान कर सकता है, चाहे पेट में बच्चा है तो ब्लड के माध्यम से पहुंच के बच्चे में, या अगर स्तनपान करा रही महिला तो दूध के माध्यम से नुकसान पहुंचा सकता है बच्चे को, क्योंकि बच्चे की बॉडी काफी कमजोर होती है, उसके लिए उतना अमाउंट भी ज्यादा हो जाएगा। बच्चे का बॉडी साइज भी छोटा है और हमने देखा था कि बॉडी के वेट के आधार पे हम वो केमिकल देते हैं, तो हमने माँ की बॉडी के हिसाब से उसको दिया, पर बच्चे की बॉडी में वो हार्मफुल हो जाएगा। इसीलिए जो प्रेग्नेंट मदर्स हैं या लैक्टेटिंग मदर्स हैं उनको पीटी स्कैन नहीं करने दिया जाता है। एक और प्रॉब्लम ये है कि भारतवर्ष में बहुत आसानी से उपलब्ध नहीं है, इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है और इतना महंगा तकनीक भी ये है कि अगर ज्यादातर जगहों पे रहेगा तो इसका इस्तेमाल ही नहीं होगा, कोई इसको यूज करेगा ही नहीं, क्योंकि गरीब जनता है, बहुत ज्यादा इस तरह के महंगे टेस्ट नहीं करा सकती है। तो इंडिया में ये बहुत आसानी से उपलब्ध नहीं होता है, कुछ बहुत ही बड़े हॉस्पिटल्स में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज जो हैं दिल्ली मुंबई टाइप, वहीं पर ये मिल पाता है, बहुत ज्यादा जगहों पे इसकी अवेलेबिलिटी नहीं है। इसमें कुछ टेक्निकल लिमिटेशंस भी होते हैं। देखा गया है कि इसमें बाकी तकनीक की तुलना में थोड़ा ज्यादा ही फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट आता है। फॉल्स पॉजिटिव मतलब गलत तरह से पॉजिटिव बता देगा, आपको कुछ समस्या है नहीं लेकिन बोल देगा कि पॉजिटिव है, दिक्कत है, समस्या कहीं है, तो ये गलत रिपोर्ट आने की इसमें थोड़ी बाकी तकनीकों से ज्यादा चांसेस रहती हैं, इसलिए भी थोड़ा सा इसको लोग यूज नहीं करना चाहते। फिर रिपीटेड एक्सपोजर इज हार्मफुल। अगर ये केमिकल जो आपकी बॉडी में डाला गया, कम मात्रा में डाला गया, एक बार किया ठीक है, लेकिन अगर 1 महीने के अंदर फिर कर लिया, फिर 1 महीने के अंदर फिर से कर लिया, तो ये हार्मफुल हो जाएगा, तब ये ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए बहुत ज्यादा इससे एक्सपोजर करना, जैसे एक्सरे का हमने देखा था सीटी स्कैन में कि बहुत ज्यादा एक्सरे कराना कम अंतराल पे हानिकारक हो सकता है, वैसे ही पीटी स्कैन भी कम अंतराल पे बहुत ज्यादा कराना हानिकारक हो जाता है। फिर क्लॉस्ट्रोफोबिक लोग जो हैं उनको एंजाइटी हो सकती है। क्लॉस्ट्रोफोबिया जैसे मैंने बताया था सीटी स्कैन के बारे में भी, कि वो लोग जिन्हें बंद जगहों से घबराहट होती है, तो जो मशीन होती है आपने देखा बिल्कुल बंद है चारों तरफ से और पूरी बॉडी उसके अंदर डाल दी जाती है, ऐसा लगता है बिल्कुल एक ताबूत के अंदर बंद हो इंसान, तो सफोकेशन होने लगता है कुछ लोगों को, सब लोग इसको नहीं हैंडल कर सकते हैं। इवन जिनको क्लॉस्ट्रोफोबिया नहीं भी है उनमें भी कुछ लोगों को असहज महसूस हो सकता है, उनको आराम नहीं लगता है, फिर वो कहते हैं कि नहीं मुझे बाहर निकाल दो, तो उनके पे नहीं हो पाता है टेक्निक। तो इसलिए ये थोड़ी सी समस्या है कि मशीन की संरचना ऐसी होती है कि जिनको बंद जगहों से बहुत सफोकेशन होता है, उसमें 15-20 मिनट वो नहीं लेट सकते लगातार, उनके साथ ये प्रक्रिया हम नहीं कर सकते हैं। थैंक यू।